कोई सही मायने में व्यक्ति है तो अभय सिंह चौटाला है, जो जबान का भी धनी है। जब बीजेपी ने शिकंजा कसा और इन्हें दिखाया कि तुम लोग जेल जाओगे, तो दोनों बाप बेटे सरेंडर कर गए। हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है और आप खिलाफत जो है कांग्रेस पार्टी कर रहे हो, तो क्या ये मान ले कि आप बी टीम हो बीजेपी की? और उस परिवार के हैं जो परिवार, जब भी किसी की भी सरकार हो, अगर लोगों पे जुल्म और जाति हो रही है तो हम लोग ये इंतजार नहीं करते कि हमें लाभ क्या मिलेगा। राजनीतिक के अंदर वक्त बहुत बलवान होता है। इलाका किसका माना जाता था, यही बाबू बेटा छाती ठोक के कहते थे ना, चौधर की बात करते थे। इनसे ये पूछो कि तुमने 2 प्लान लोगों से चौधर के नाम पे ठगी की, दोनों ने बहकाने के सिवाय कोई काम नहीं किया। और उसके बाद 11 साल इस बीजेपी ने हिंदू मुसलमान जाट गैर जाट जातियों में बांटने का काम किया है कि गुंडों से सरकार मिली हुई है और या गुंडों से सरकार डर रही है। दोनों में से एक कारण होगा। सारा खेल तो पैसे का चल रहा है ना, तो ये तो सारा नीचे चपड़ासी से लेके अफसर से लेके विधायक से लेके मंत्री और मुख्यमंत्री तक सब लोग पैसा खा रहे हैं। सरकार आई, हम हर घर को हर हाथ को काम, चौधरी देवलाल का नारा था, हर सर को छत, हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम। उस नारे को प्रफुल्लित करने का काम करेंगे। जब आप बीजेपी पार्टी में थे, क्या तब आपको इस पार्टी की ये बुराइयां नजर नहीं आई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ डबवाली से इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला जी हमारे साथ हैं। लगातार अब इनेलो पार्टी एक बार फिर से पार्टी में नई जान फूंकने के लिए लगातार अब लोगों के बीच जा रहे हैं और 25 सितंबर को होने वाली रैली को कामयाब बनाने के लिए इनेलो पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधायक जी, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब आपका भी। विधायक जी, एक तरीके से लोग ये कह रहे थे कि इनेलो पार्टी जो है काफी कमजोर हो गई है, और अब आप जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग है? देखिए, मैं मानता हूँ इनेलो पार्टी कभी कमजोर नहीं हुई। आज भी गांव के अंदर आधा गांव इनेलो का ही है। ठीक है, ये तो वक्त की परिस्थितियां हैं, वक्त के हालात के हिसाब से लोग परिवार में जब विघटन हुआ, पार्टी अलग अलग हुई, तो लोग चले गए थे। लेकिन अब जो पुराने परिवार के लोग थे, सारे के सारे अब लोग दल से जुड़ रहे हैं इनेलो से। उसका सबसे बड़ा कारण कि लोगों ने देख लिया कि अगर कोई सही मायने में व्यक्ति है तो अभय सिंह चौटाला है, जो जबान का भी धनी है और जो आज भी इतनी ताकत रखता है कि वो जन सुनवाई जो है उसके कहने से काम भी होते हैं। आपने बीजेपी पार्टी को क्यों छोड़ा, क्या वजह थी? मैं मेरे परिवार के साथ आया। परिवार बड़ा है, पार्टी के आगे मैं मानता हूँ अगर मेरा परिवार को मेरी जरूरत है तो मैं मेरे परिवार के साथ था। क्या वहां से टिकट कट रही थी इसलिए? देखो, जो आदमी राजनीति करता हो, चुनावी राजनीति करता हो, वो कभी किसी चीज का इंतजार नहीं करता, उसमें खुद में इतना मादा होता है। और मेरे परिवार ने जब कॉल की और मुझे लगा कि मुझे परिवार के साथ जाना चाहिए तो मैं गया। क्या बात है। आपके परिवार में बिखराव क्यों है? देखिए, बिखराव मेरे आने से बाद में तो हुआ नहीं, पहले से है। क्या हालात, क्या परिस्थितियां रही होंगी। और बीजेपी का तो हमेशा से ये रहा है। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का परिवार था, वो तोड़ा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल जी का परिवार, मनप्रीत बादल, वो तोड़ा। तो बीजेपी की तो शुरू से ये नीति रही है कि जिन जिन इलाकों में जो मजबूत लोग हैं उनके परिवार तोड़ो। उसी की साजिश का शिकार हमारा परिवार भी हो गया। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि ये सिर्फ अभय के कर्मों का फल है। अभय ने क्या बड़ा काम किया है? कौन कह रहा है कांग्रेस में? दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो लगातार हमें कोस रहे हैं ये उनके कर्मों का फल है कि जहां पार्टी उनकी अब 2 सीटों पर खड़ी है। किस बात पे कोस रहे हैं? किस बात पे कोस रहे हैं? कि लगातार आप ये बात उठा रहे हैं कि अभय जा भी जाते हैं कि बाबू और बेटे ने बीजेपी का राज लेकर आए हैं। तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। इसमें कोसने वाली क्या बात है? ये तो हरियाणा का बच्चा जानता है। ये तो उनके जो कांग्रेस के लोग हैं वो खुद ही बोल रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेस के लोग हैं वो खुद बोल रहे हैं, हमें कोसने की क्या जरूरत है। हम तो लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इस बार इन्होंने ये तुम्हारे साथ धोखा किया,
ये इनकी नीयत ही हरियाणा को लूटने की थी। इन्होंने CLU के नाम से लूटा और उसके बाद जब बीजेपी ने शिकंजा कसा और इन्हें दिखाया कि तुम लोग जेल जाओगे तो दोनों बाप बेटे सरेंडर कर गए। ये तो कांग्रेस के MLA जो हैं, हारे हुए MLAs हैं, उनसे आप पूछो जाके, गोगी से पूछो क्या बोल रहे हो। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार अभय चौटाला ने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है और आप खिलाफत जो है कांग्रेस पार्टी कर रहे हो, तो क्या ये मान ले कि आप बी टीम हो बीजेपी की? पहले भी आप लोगों का गठबंधन रहा है। आप सैनी साहब कब से पत्रकारिता कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? मैं 2012 से। अब 2025 है। आप विधानसभा के सेशन देखते हो? लोक दल के कितने विधायक हैं? विधानसभा में कितने विधायक हैं लोक दल के? 2। उसमें एक मैं हूं। मेरी एक एक क्लिप निकालो, मैं किस पे बोलता हूं, बताओ आप। सभी मुद्दों पर खुल बोलते हो। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। तो फिर जो आपने सवाल किया उसका उत्तर आपने ही दे दिया। आपका सवाल क्या था, उसका उत्तर आप ही दे रहे हो। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है ना। आप समझदार आदमी होके और आप ये बात कह रहे हो। आपने सवाल पूछा है, अब आपके पास ही इस बात का जवाब है। मेरी तो एक एक चीज रिकॉर्ड पे निकालो। हम तो वो लोग हैं और उस परिवार के हैं जो परिवार जब भी किसी की भी सरकार हो, अगर लोगों पे जुल्म और जाती हो रही है तो हम लोग ये इंतजार नहीं करते कि हमें लाभ क्या मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि लोगों के खिलाफ अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो हम सड़क पे उतरने वाले लोग हैं, लोगों के हक और हुकूक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से अब इनेलो पार्टी चल रही है, आपको पता है सवाल उठना स्वाभाविक है। जिस तरीके से आप लोग लगातार कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी इस मामले को लेकर पहले शायद चुप थे, लेकिन अब वो खुलकर बोल रहे हैं कि चौटाला ने क्या कुछ दिया था अभय सिंह चौटाला को, लेकिन अब वो कहां पर खड़े हैं, ये हालात पैदा क्यों हुए, उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में। मेरी बात, राजनीतिक के अंदर वक्त बहुत बलवान होता है। कई बारी हालात और परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उन हालातों में आपको बहुत खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, घबराने वाले लोग नहीं हैं, बहुत हिम्मत और हौसला है। आज मैंने आपको अभी कही कि इस गांव में, हर गांव में 2 धड़े थे। ठीक, ये तीसरे बहरूपी आए, इन्होंने धर्म और जाति के नाम पे वोट लिया, लोगों को बरगलाया और सत्ता हासिल कर ली। लेकिन आप इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, मैं इसी इलाके में घूम रहा हूँ। आप अभी जहाँ से आए हैं तो रास्ते में कितने गाँव के खेतों में पानी खड़ा है, कितने गाँव में पानी खड़ा है। ये इलाका किसका माना जाता था? यही बाबू बेटा छाती ठोक के कहते थे ना, चौधर की बात करते थे। इनसे ये पूछो कि तुमने 2 प्लान लोगों से चौधर के नाम पे ठगी की, आज तुम्हारी पोल खुल गई, पूरे इलाके में पानी खड़ा है, पूरा इलाका डूबा पड़ा है। पहले कभी ये इलाका देवीलाल का भी हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बने 1977 में। आपकी कितनी उम्र है अभी? जन्म कब का आपका? मेरा 87 का। 77 में, मेरा 77 का जन्म है। सबसे पहले अगर बांध की शुरुआत की थी तो आपके यहीं नजदीक गांव से शुरुआत की थी 77 में। और बाढ़ के ऐसे हालात होते थे कि लाखों एकड़ और कई जिले तबाह हो जाते थे, और वो सोच थी चौधरी देवीलाल की। आज भी मैं उस गांव में जाके आया हूँ। उन लोगों ने मुझे बताया कि चौधरी देवीलाल ने यहाँ से बांध बनाना शुरू किया था, जो कि बाढ़ रोकने के लिए। उसके बाद 9 साल ये बाबू बेटे सरकार में रहे। अगर इन्होंने इस इलाके में काम किया होता, आज हर गांव की पानी की निकासी का प्रबंध होता, हर खेत के पानी निकासी का प्रबंध होता। लेकिन आज ये इलाका डूब रहा है। सिर्फ इन दोनों ने बहकाने के सिवाय कोई काम नहीं किया। और उसके बाद 11 साल इस बीजेपी ने हिंदू मुसलमान, जाट गैर जाट जातियों में बांटने का काम किया है। विकास के नाम पे कोई काम नहीं। उन दोनों ने लूटा, अब ये सब मिलकर लूट रहे हैं हरियाणा। आपने कहा कि पहले हुड्डा साहब ने लूटा, अब बीजेपी लूट रही है, तो क्या हम ये मान लें कि जो आप लोग लगातार रैलियों में कह रहे हैं कि एक कांग्रेस पार्टी की जीत तय थी, क्या ये एक फिक्सिंग मैच था या वोट चोरी थे? सैनी साहब, अभी विधानसभा का सेशन हुआ, सरकार 8 महीने की बनी है।
इन 8 महीनों में कितनी लूट हुई, कितनी धमकियां मिली, कितनी गुंडागर्दी फैली, कितने बलात्कार हुए, कितने कत्ल हुए। बहादुरगढ़ शहर में चले जाओ, लगभग 100 घरों के आगे पुलिस बैठी है, क्योंकि धमकियां मिली हैं, पैसे की उगराई होती है, मोबाइल पे धमकियां मिलती है गैंगस्टरों से। एक शहर के अंदर अगर 100 घरों के आगे पुलिस बैठी है, कितने शहर हरियाणा में और हैं? कितने लोगों को, व्यापारियों को धमकियां मिलती है? कितने उन लोगों को धमकियां मिलती है जो अपनी खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा करते हैं और सारे के सारे गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं। अभी हमारी एक बेटी थी जो कि स्कूल में प्राइवेट टीचर के रूप में पढ़ाया करती थी, मनीषा। उसका पहले रेप हुआ, फिर कत्ल हुआ। सरकार की संजीदगी देखो कि सरकार ने कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया। गांव के लोग उतरे न्याय के लिए। कानून व्यवस्था की हालत क्या है? जीरो। 3 जिले, शराब के ठेकों की नीलामी ना होना और गैंगस्टरों द्वारा ये कहना कि भाई कोई ठेका भरने जाएगा तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। 2 व्यापारियों का उन्होंने गोली मार के कत्ल कर दिया। 4000 करोड़ रुपए के ठेके नहीं छूटे। ये क्या, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा की सरकार ऐसी होनी चाहिए? इसका मतलब क्या है कि गुंडों से सरकार मिली हुई है और या गुंडों से सरकार डर रही है। दोनों में से एक कारण होगा। सारा खेल तो पैसे का चल रहा है ना। तो ये तो सारा नीचे चपड़ासी से लेके अफसर से लेके विधायक से लेके मंत्री और मुख्यमंत्री तक सब लोग पैसा खा रहे हैं। आज कोई एक जगह बताओ जहां भ्रष्टाचार नहीं है। थानों में जाओ पैसा, तहसील में जाओ पैसा, किसी दफ्तर में चले जाओ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपने सरकार का बयान भी सुना होगा। सरकार ने जब भी इस तरह की बातें चलती हैं तो ये कहते हैं कि पहले लोगों को झांक लेना चाहिए कि उनके शासनकाल में क्या हो रहा था। और सीएम साहब ने, आपने देखा होगा, कुछ खुद आंकड़े भी पेश किए हैं जो पहले की सरकारों के थे। क्या बड़ी बात होगी? तो मूर्ख आदमी है जो पीछे की बातें करता है। उसको पूछ, तूने 11 साल तेरी पार्टी की सरकार रही, तू एक काम बता। अब वो तो पैदा नहीं हो तो नेहरू की बात छेड़ लेता है, कभी किसी की बात छेड़ लेता है। जब वो पैदा नहीं हुआ उसको क्या पता किस बात का। जब वो मुख्यमंत्री बना 8 महीने हो गए, उससे पहले 3-4 महीने रहा है। तेरे शासनकाल में तेरे काबू नहीं आ रही, तू पिछली किसकी गीत गा रहा है? आप पत्रकार हो, आपके बस की ना हो और आप किसी दूसरे को ये माड़ा है तो आप पत्रकार हो, आपके पास है, आप अच्छा करो। मुख्यमंत्री है, रोक दे गुंडागर्दी हरियाणा की। एक गैंगस्टर ने फेसबुक पे, इसके ट्विटर पे लिखा कि मनीषा का बदला सरकार नहीं लेगी तो हम लेंगे। इस मुख्यमंत्री से पूछो, तूने उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गैंगस्टर पे? ट्विटर को तो सब देखते हैं, आपको पता होगा इस बात का। आपको पता होगा गैंगस्टर ने एक ट्वीट किया था। किसने किया था? क्या था ये ट्वीट? तो फिर मुख्यमंत्री ने पर्चा दर्ज किया। उसने तो पूरे ट्वीट किया है, पूरी भारत ने देखा है, मुकदमा दर्ज हुआ है नहीं। फिर किस बात का मुख्यमंत्री है? सिर्फ इस बात का कि पिछली कोस ले। अरे पिछली तो कोस, तू अब तो बता दे तूने क्या किया है। ये पानी आया हुआ है, इस पानी को निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। कोई अफसर आया किसी गांव में? कोई मंत्री आया? कोई मुख्यमंत्री आया? और वो कह रही तो पिछलों का, पिछलों का तो माड़ा करके होंगे, तू अच्छा कर दे, करके दिखा ले, लोगों को कर सहूलियत दे। आप खेती करते हो? बिल्कुल करते हैं। कितनी जमीन आपके पास? 2 किले। क्या लगाते हो? दान। धान निकालने के बाद अगर आप उस पराली को जलाते हो तो आपके खेत में हाथों हाथ पटवारी नहीं पहुंचता? पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? पुलिस पहुंचती है, लेकिन तहसीलदार। अभी तक जलाई नहीं आज तक। कोई जलाए, कोई भी जलाए, पहुंचता है नहीं पहुंचता? पत्रकार साहब, पहुंचता है नहीं पहुंचता? कुछ मामले में पहुंचता, कुछ में नहीं पहुंचता। चलो, अगर कुछ में पहुंचता है, उन्हें कैसे पता लग गया अभी कोई पराली जला रहा है? कैसे पता लगता है? वे उनको कैसे पता लगता है भी फलाने जमींदार ने पराली जला दी? आप बताओ। हो सकता है नंबरदार हैं ना, सैटेलाइट से। सेटेलाइट। तो अब ये सैटेलाइट का बटन बंद कर रखा है। ये डूबे हुए गांव और डूबे हुए खेत नहीं दिख रहे। अब इसमें भी वो पुराने का पिछला ने कोसेगा। सैनी साहब हो के सैनी साहब की मदद कर रहे हो? नहीं, मैं ऐसी कोई मदद नहीं करता। सोचो, तर्क के साथ बात करो कि कमजोर आदमी पिछले गीत गाता है, जिसके पल्ले कुछ ना हो ना, कि जिसने आगे राज तो चोर देवलाल ने किया, ओम प्रकाश चौटाला ने भी किया,
कभी भी पिछलों का गीत नहीं गाया। उन्होंने बताया भी मैं बुढ़ापा पेंशन बांधने जा रहा हूँ, मैंने बांध दी। तो बंसीलाल ने कहा था अगर बुढ़ापा पेंशन देवीलाल बांध सकता है तो मुख्यमंत्री मैं भी बांध दूं। और ये तो बका रहा है, राज में आते ही बांधी कि नहीं बांधी। आपके दादा आपके पिता बुजुर्ग होंगे, उनको भी तो मिलेगी। ये हालात, जो कमजोर आदमी होता है ना, उसकी आदत होती है कोसने की, वो पुरानी बातों को। ये बीजेपी करती क्या है, ये कभी किसी का कोस लेगी, लाल बहादुर शास्त्री ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। ये काम है। तुम आज तुम सत्ता में हो 15 साल से, तुम बताओ तुमने 15 साल में क्या काम किया है, एक काम बताओ। अभी जब ये बाढ़ आई तो मेरे को एक चैनल ने ले लिया लाइव, तो मैंने ये कहा कि भी जितनी योजनाएं ये सरकार बनाती है हाईवेज की, जिसको लोग बड़ा खुश होते हैं भी सड़क, ये सारी योजनाएं पैसे कमाने की बनाई जाती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम नहीं कहते भी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई प्रपोजल प्रोजेक्ट बनाते हो कि हमने सड़क बनानी है यहाँ से लेके और पूरे पहाड़ों तक, कश्मीर तक, और वो सड़क आप अपने ही ठेकेदारों को देते हो, और आप बिना टेक्निकल जानकारी के पहाड़ों को काट के और जो नदियों के रास्ते हैं उनमें मिट्टी डाल के भर देते हो, और कल को प्राकृतिक आपदा आती है तो पहाड़ों पे तो नुकसान है, प्लेन एरिया में पानी आके खड़ा होता है। ये मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा। 4 दिन बाद नितिन गडकरी का बयान था, जो ये मंत्री है, कि जो लोग डीपीआर बनाते हैं प्रोजेक्ट की, वो पुराने अफसर हैं जो रिटायर हो गए और घर बैठे बनाते हैं। उनको यही ज्ञान नहीं है कि भाई कल कोई इनका नुकसान होगा, हमारे करोड़ों के जो रास्ते बनाए हमने नेशनल हाईवेज वो बह गए। तो जब मंत्री ये बात कर रहा है कि भ्रष्टाचार है, तो मंत्री से मैं पूछना चाहूंगा, अभी आप लोग डीपीआर देखते हो तो आप लोग ये भी तो देखो किसने बनाई है। तो ये पूरा जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ये है कि लोगों को कोसो और पैसे कमाओ। सब लोग एक धंधा कर रहे हैं, करोड़ों की जायदाद संपत्तियां बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं अपना। जनता रो रही है बैठी, अपने कर्मों को क्या करेगी बेचारी। विधायक जी, पीछे एक बयान आया था, आपने सुना होगा, गोपाल कांडा का वो बयान था जिसमें मनोहर लाल जी ने मदद की बात कही थी। तो क्या बीजेपी ने मदद की है इसकी? आप लोगों की? अगर की होती तो अभय सिंह कैसे आता? हमारी पार्टी का नेता है, अगर की होती तो कैसे आता? आप मेरे को जवाब दे दो। वो चीज तो आप बताएंगे? तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ। अगर की होती तो ये थोड़ी चुनाव हारता। ये सारे प्रोपेगेंडे हैं लोगों को पागल बनाने के, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर ऐसी चीजें छोड़ते रहो टाइम टाइम पे, ताकि लोग उस बात की चर्चाएं करते रहें। चीज एक ही है कि इन सबको एक घबराहट है आज भी, कि इतना हजूम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम हो रहे हैं, मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत से पुराने लोग जो किसी कारणों के कारण, हो सकता है हमें भी कोई कमी हो, उन कारणों से वो बिछड़ गए थे। लेकिन पिछले 20 सालों में उन्होंने कांग्रेस का, उन्होंने बीजेपी का राह देख लिया। अब सब लोग घर वापसी कर रहे हैं। और जो 25 सितंबर की रैली है, ये ऐतिहासिक रैली होगी, रिकॉर्ड तोड़। आपको उसी दिन अंदाजा लग जाएगा कि आज इंडियन नेशनल लोकदल कहाँ खड़ा है। इसमें किस किन लोगों को इनवाइट किया गया? देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं या सारी उम्र, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ है, उन तमाम लोगों को निमंत्रण दिया है और बहुत लोग आएंगे। विधायक जी, एक बीपीएल घोटाला हो जिसमें कि पहले तकरीबन 52 लाख के करीब बीपीएल कार्ड बनाए गए थे, 10 लाख के करीब काट दिए गए हैं, एक पोर्टल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, मैं एक ही चीज कहता हूं कि कोई भी तकलीफ, चाहे आपको भी तकलीफ हो किसी भी चीज की, चाहे मुझे तकलीफ हो, हमारी संतुष्टि होती है जब हम किसी व्यक्ति से आमने सामने बात करते हैं। पोर्टल पे किसी आदमी की संतुष्टि नहीं है, क्योंकि पोर्टल एक टूल है, माध्यम है। वो टूल आदमी से ही चलता है, आदमी उसको टूल को तैयार करता है, और आदमी ही असल में उस टूल को चेक करके रिजल्ट करता है। तो आपने ऐसा टूल बीच में क्यों बनाया जिससे हमारी संतुष्टि नहीं है? आज पूरा इलाका डूबा पड़ा है। 70% हरियाणा के किसान, 70% हरियाणा के गांव और हरियाणा की खेती पानी में लबालब है, डूबी पड़ी है, फसलें हमारी चौपट हो गई है। इसका मौका मायना पटवारी अगर आपने रख रखे हैं
लंबरदार हैं तो उनसे कराना चाहिए। पोर्टल थोड़ी करेगा महीना, और पोर्टल तो इनके चल ही नहीं रहे। 817 पोर्टल है इनके, आपको तो ध्यान नहीं होगा, मैं बता दूं। 63 पोर्टल तो इनके डेड पड़े, कभी आज तक नहीं चले, आज तक चले ही नहीं, एक आदमी भी नहीं गया। ये तो हाल है इनके। इनको पब्लिक फेस करने में डर लगता है, इसने इन्होंने टूल्स बना दी। और पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि ये डिजिटल हो गया। अरे मूर्खो, जब ये पब्लिक को फेस ही नहीं कर पा रहे तो इन्होंने तो ऐसी टूल्स खड़ी कर दी ताकि आप लोग कभी डायरेक्ट संपर्क में ना हो, किसी को उलाना नहीं मिलेगा। पोर्टल तो एक कंप्यूटर ही है, कोई जवाब थोड़ी देता है। तो ये तो बहकाने वाले लोग हैं, और आज तो किसी को इनसे उम्मीद भी नहीं है। गांव में ना बुजुर्गों को इनसे कोई उम्मीद है, ना हमारी महिलाओं को, ना हमारे नौजवान साथियों को, ना पढ़ने वाले बेटे और बेटियों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाना, आप उनसे बात कर लेना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। वो अपनी छाती पे हाथ रख के ये कह दे ये सरकार ठीक काम कर रही है तो मैं मान जाऊंगा। विधायक जी, आपकी पार्टी ने 350 तक गांवों को पंजाब में गोद लिया है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आपने हालात देखे हैं कि किस तरीके से जल भरा हुआ है। तो आप लोगों ने ये फैसला हरियाणा हित में क्यों नहीं लिया? मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में जो नज़दीक एरिया लगता है उस एरिया के तमाम इलाका तबाह हो गया। हरियाणा के अंदर भी अब हर गांव में, मैं कल बहादुरगढ़ के गांव में था, वहां भी लोग मदद कर रहे हैं। आनी सरकार को मदद चाहिए थी करने, हम तो फिर भी लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात बताओ सैनी साहब, आपके मुख्यमंत्री सैनी साहब कहाँ हैं? इंडियन नेशनल लोकदल तो आज भी लोगों के साथ खड़ी है। हम तो कहते हैं हमारी तो सरकार नहीं है, होती तो लाख रुपए एकड़ मुआवजा देते। जब मुख्यमंत्री ने मोदी को बुलाया यमुनानगर, इस नायब सैनी नहीं, और जब मोदी वहां आया 170 किले खड़ी गेहूं काट दी, 50,000 रुपये उसको उन्होंने वहां पे ठेका दिया। किसान, जिन किसानों की जमीनों को उन्होंने रैली के लिए एक बार रखी, तो मोदी आता है तो 50,000 रुपये, और जब ये पानी डूबाता है तो हमें कितने पैसे मिलेंगे किसानों को? 15,000 रुपये। क्यों? मोदी घना सूत रहा है या घना फूट रहा है? किसान हरियाणा के नहीं है, मोदी तो गुजरात का है। ये तो तुम्हारे देश प्रदेश के हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं जिनसे तुम्हें वोट लेने आए, और जिनसे तुम ठगी मार के वोट लेते हो, चोरी करते हो वोट की, तो तुम्हारे लोग हैं। पूछो उनसे, मिले तो पूछना। बातचीत होगी, जरूर सवाल रखूंगा आपके में। तो क्या होना चाहिए, किस तरीके का सिस्टम होना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके? देखिए, मैं तो विधानसभा में कहता हूं, और मैंने सवाल भी विधानसभा में लगाया था, किस किस के मुख्यमंत्री काल में हरियाणा में कितना कितना कर्जा हुआ, कुल हरियाणा में किसानों पे कितना कर्जा है, और कुल किसान कितने हैं। जो मुझे जवाब मिला, और ये जवाब आप कोई भी विधानसभा की मेरी क्लिप निकालोगे उसमें आएगा। मुख्यमंत्री स्वयं खड़ा हुआ, मुझे जो जवाब मिला कि चौटाला साहब की सरकार में 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा पे था। कांग्रेस की सरकार आई, लगभग 68 या 78,000 करोड़ का कर्जा बढ़ा, और 11 साल से बीजेपी की सरकार है। 1,52,000 करोड़ रुपया हरियाणा के लोगों पे कर्जा है, 1,52,000 करोड़। मेरा दूसरा सवाल था कि हरियाणा में किसानों पे कितना कर्जा है और कुल कितने किसान हैं। मुझे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया खड़ा होकर कि हरियाणा में 27 लाख किसानों पे 60,000 करोड़ का कर्जा है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आपने 1,52,000 तो डकार लिए, क्योंकि आपने कर्जा उठाया है 1,52,000 करोड़ का, भरना हरियाणा के लोगों ने, हम लोगों ने भरना है, सब ने। 1,52,000 करोड़ का आपने कुछ किया नहीं, वो सब लोग आप डकार के, कोई बात नहीं, आप 60,000 करोड़ का कर्जा और ले लो, इन 27 लाख किसानों की जान छूट जाएगी, कर्जा मुक्त हो जाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, सदन के अंदर सभी एमएलए बैठे थे, कि आप 60,000 का कर्जा और ले लो और इन 27 लाख किसानों को कर्जा मुक्त कर दो। चौधरी देवीलाल ने किसानों का कर्जा मुक्त किया था। मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोला कि किसान तो अपनी मर्जी से पैसा ले लेता है, कोठी डालता है, फिर ब्याह में लगा देता है, फिर गाड़ी घोड़े ले आता है। क्यों? किसान क्या अच्छे मकान में नहीं रह सकता? किसान अच्छी गाड़ी नहीं चढ़ सकता?
क्या किसान अपने बच्चों को अच्छे तालीम, अच्छे कपड़े, अच्छी जगह शादी ना करे? ये तो इसका जवाब था। हम तो ये कहते हैं जिस दिन हमारी सरकार आई हम कर्जा मुक्त करेंगे। जिस दिन हमारी सरकार आई हम हर घर को, हर हाथ को काम, चौर देवलाल का नारा था, हर सर को छत, हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम। उस नारे को प्रफुल्लित करने का काम करेंगे। विधायक जी, आपने एक बात कही थी कि अब हम अपने पुराने परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या संभावना है कि जो परिवार आपका दूसरी पार्टी में जा चुका है, क्या वो कभी भविष्य में एक हो सकता है? देखिए, वक्त जो है, मैं कह रहा हूँ, बहुत बलवान है। समय के हिसाब से क्या हो जाए आगे का तो किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, लोग जुड़ते रहेंगे, तो सबको मजबूरी में एक जगह आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं जेजेपी पार्टी के, खासकर दिग्विजय की बात करें या दुष्यंत की बात करें, तो क्या कोई संभावना दिख रही है? देखिए, बच्चे हैं वो, अभी बच्चे हैं, समय के थपेड़े पड़ेंगे तो समझदार हो जाएंगे। तो वक्त, मैं कहता हूँ, बहुत बलवान है और वक्त के हिसाब से अच्छा और बुरा वक्त चलता रहता है। अगर बुरा है तो अच्छा वक्त भी आएगा। विधायक जी, आपका पूरा परिवार है ये, तो क्या कभी जनरली कभी बात होती है आप लोगों की उनसे? हाँ, परिवार है तो होती रहती है सबसे, क्या बात होगी। भाई भाई तो आप भी होते होंगे, आपके भी चाचे ताऊ हैं सारे, उन्हें अच्छे बुरे टाइम वक्त में सब लोग इकट्ठे ही होते हैं। वो खुशी है, गमी है तो बैठना पड़ता है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो रैली तय की है 25 सितंबर की, इस रैली के बाद क्या लग रहा है आपको? क्या हरियाणा में हालात बदलेंगे? निश्चित तौर पे बदलेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि मैं इलाके में घूमा हूँ, मैं हर गांव में गया हूँ, लोगों को ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। और लोग अब थक के हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जो 36 बिरादरी का भाईचारा था। सैनी साहब, चाहे आप जिस गांव में रहते हो, मैं भी गांव में रहता हूँ, गांव में किसी बेटी की शादी होती सारा गांव मदद करता था। सारी बारात आती थी, सारा गांव उस बारात को खाना खिलाना, उनके डेरे लगाने, फिर उस लड़की का विदा करना, सारा परिवार, गांव ऐसा लगता था हमारी बेटी है। कोई किसी के दिक्कत आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, सारा गांव उसका सहयोग करता था। एक बहुत प्रेम प्यार हरियाणा में था। इस बीजेपी ने पहले तो धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को बरगलाया, बहकाया, फिर जाति के नाम पे। मैं आज आप सवाल एक आपसे करता हूं, जितने भी खेत हैं सब में पानी भरा है, आपके इलाके में खास तौर पे। मुझे ये बताओ, वो तमाम खेत हर जाति वर्ग के हैं, उसमें हर भाई है। क्या मिट्टी बता सकती है कि मेरा जो मालिक है वो कौन सी जाति का है? क्या फसल बता सकती है कि मैं किसकी हूं? किसानी है ना। इतना प्रेम प्यार था, इन्होंने समाज में जहर घोला। और अब आप देखो, आज इन लोगों को, सत्तासीन जो बैठे लोग हैं, उनको आज गलियों में, खेतों में होना चाहिए। आज वो नदारद हैं, दिख नहीं रहे। विधायक जी, क्या जब आप बीजेपी पार्टी में थे, क्या तब आपको इस पार्टी की ये बुराइयां नजर नहीं आई? आपने मेरे को देखा नहीं सैनी साहब, आज आप कुछ मन में गाड़ के आए हो। मैं स्पष्ट कहने वाला आदमी हूं। आप पहले मुझे पढ़ो। मैं पहला आदमी हूं जो भेड़ लेके नगर पालिका में गया था। मैं पहला आदमी हूं जिसने ये कहा था टिकटें एसपी और डीसी को दे देना, लोग इनकी पांड भर देंगे। मैं बहुत बेबाक और क्लियर आदमी हूं। मैंने कभी छल कपट और बेईमानी की राजनीति नहीं की, बहुत स्पष्ट हूं मैं। मुझे गुरूर नहीं है, मुझे अपने पे आत्मविश्वास है कि मैं सच्ची राह पे और सही फैसले पे और किसान और गरीब के साथ खड़ा हूं। मैं कमजोर के साथ खड़ा होता हूं, ताकतवर के साथ खड़ा होना मेरी फितरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी की जो 25 तारीख की रैली है, उस रैली से इनेलो पार्टी को काफी उम्मीदें हैं और विधायक जी को भी उम्मीद है कि ये रैली जो है एक रिकॉर्ड थिएटर रैली होगी और इससे हरियाणा में एक परिवर्तन की नई शुरुआत होगी। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब।